चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल। और गुडविल मैंने आप लोग को ऑलरेडी 38 तक करा रखा है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 मैं पढ़ता हूं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आज ही की क्लास में मैं पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 मैं यहाँ पर आपके सामने रीड करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालने हैं। सेकंड में बोला जा रहा है एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालने हैं। थर्ड में बोला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर फोर्थ में बोले जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के हिसाब से हमें निकालने हैं। आइए इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में लिखे गए हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 6 लाख है। बी में लिखे गए हैं नेट प्रॉफिट और लॉस और 2021 में लिखे गए हैं 2 लाख। 2020 में लिखे गए हैं 1,80,000। उसके बाद 2019 में लिखे गए हैं 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इट्स सिमिलर बिजनेस, इसमें दिए गए हैं 10%। फिर रेम्यूनरेशन देखिए, यहाँ पर 1 लाख दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो रेम्यूनरेशन वाला एडजस्टमेंट जो है मैंने आपको पहले करा रखा है, बस करना कुछ नहीं है, आपको एवरेज प्रॉफिट में से इसको घटा देना है क्योंकि ये एक तरह से सैलरी और कमीशन होता है पार्टनर्स का। लास्ट में देखिए क्या लिखा गया है? एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब इसमें गुडविल शामिल नहीं है और फिक्टिशियस एसेट है। तो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? एक ऐसा एसेट जो कि कोई एडवर्टाइजमेंट या अदर खर्चे के लिए लंबे समय तक हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक तरह से ये खर्चा होता है जिसको हम लंबे समय तक 9 साल या 10 सालों तक हम इसको बांट देते हैं, तो इसलिए इसको एक तरह से फिक्टिशियस एसेट नाम दिया गया है। फिर देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है ये सभी क्या है? एक्सक्लूड है। और साथ में यहाँ पर 7 लाख एसेट आपका लिख दिया गया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पार्टनर्स के कैपिटल जो है 6 लाख, बस आपको यूज यही करना है। और सेट लायबिलिटी लिख दिए गए हैं 1 लाख। जैसा कि 7 लाख में से 1 लाख आप घटाओगे तो वैसे भी 6 लाख आने ही आने हैं, है ना। तो बेटर है कि 6 लाख आप डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर 39 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी आपको लिखवा रखा है तो मैं फिर से लिखता हूँ। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो गुडविल हो जाएंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, है ना। चलिए अब यहाँ पर निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट में हम सभी प्रॉफिट्स को जोड़ लेंगे। तो पहला 2021 में लिखे गए हैं 2 लाख। आफ्टर दैट फिर कितने लिखे गए हैं? उसके बाद लिखे गए 1,80,000। फिर कितने लिखे गए हैं? फिर लिखे गए हैं 1,60,000। अब हम सारे प्रॉफिट्स को जोड़ देंगे, है ना, और जोड़ करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितने आने वाले हैं? 8, 6, 14, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 1, 5। ठीक है, और उस पर लगा देंगे 4 0 और डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 2 3 4। ये कितने आ गए? ये आ गए 1,80,000, है ना। तो 1,80,000 ये हो गए आपके एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर जो है एवरेज प्रॉफिट आपका 1,80,000 तो आ गया और एक एडजस्टमेंट जो है हमें कर लेना है, वो था रेम्यूनरेशन का। ठीक है, तो अभी ये फाइनली एवरेज प्रॉफिट ये आपको यूज नहीं करना है गुडविल में, आपको रेम्यूनरेशन जो एडजस्टमेंट है उसको माइनस करने के बाद यूज करने हैं। तो जैसे देखिए 1,80,000 था, उसमें हम 1 लाख को माइनस कर लेंगे। तो ये आपका फाइनली जो है आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद 80,000 रुपीज़ आ गए। ये आ गए आपके फाइनली एवरेज प्रॉफिट। अब हम इसका यूज़ कर लेंगे गुडविल में। तो लिखेंगे गुडविल इक्वल टू फार्मूला जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है आपका। ठीक है, तो फाइनली एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो भी निकला है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि दिए गए हैं क्वेश्चन में 3। तो 3 8 जा 24 पर 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ गुडविल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम आते हैं पार्ट 1 तो आपका क्लियर हो गया और अब हम आते हैं पार्ट 2 में, 39 का पार्ट नंबर 2। अब इसमें देखिए क्या बोला गया था निकालने। एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर हम गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार फिर से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए सुपर प्रॉफिट तो आपके क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है। तो ये मैंने लिख दिए हैं सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये जो आपने निकाला है, जो मैंने निकाला है यहाँ पर, ये वही हो जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट, आपको यही यूज करने हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 80,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या करते हैं, आपको याद आ रहा होगा, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ साफ लिखा गया था, दैट इज 6 लाख। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा 6 लाख। अब इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने दिए गए हैं, दैट इज 10%। चलिए, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये हो गए 80,000 और यहाँ पर 00 यहाँ से ऊपर नीचे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 60,000। तो 80,000 में से 60,000 हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 20,000। ठीक है, ये कितना निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 20,000 रुपीज। अब देखिए इसका गुडविल का आंसर क्या होगा, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू, तो जो भी सुपर प्रॉफिट था दैट इज 20,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये कितने निकल जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे 60,000 रुपीज़। ये भी आंसर आपका निकल गया सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इनके हिसाब से भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिखेंगे गुडविल। तो यहाँ पर आपके इसके हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल का एक तरह से सुपर, देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यहाँ पर बोला गया है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं आपको याद आ रहा होगा। एक था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा, एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट के द्वारा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, जो भी कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म है ना, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म है, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को हम माइनस करते हैं। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं, देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म में से हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। को, है ना। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म जो है यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो भी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म है, जो भी एवरेज प्रॉफिट है ना, जैसे कि यहाँ पर आपका निकला था 80,000 आफ्टर एडजस्टमेंट, और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो 100/10 कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, हाँ ओ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा ये 3 नंबर जो पार्ट था, एक्चुअली यहाँ पर जो मैं सुपर प्रॉफिट के द्वारा जो निकालना चाह रहा था, तो आपके सुपर प्रॉफिट जो थे निकल के आए थे वो 20,000, है ना। तो एक्चुअली मैं ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया था, तो ये हम सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बस ये फॉर्मूले को दिखा देना चाहूँगा। देखिए कहने का मतलब आप इसे क्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये जो करा रहा था ये 4 पार्ट है ना, ये समझ जाइए कि ये 4 पार्ट में करा रहा हूँ। तो
ये मैंने गलती से 3 लिख दिया और सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये 4 का पहले ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम 3 कर लेंगे। समझ जाइए कि 4 नंबर मैंने यहाँ पर कर दिया। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे निकालते हैं? तो जो भी एवरेज प्रॉफिट है ना, तो उसका 100/10 कर लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल रिटर्न। तो ये कितना निकल के आ गया? दैट इज 8 लाख। और ये वाला जो था कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कितना है? ये 6 लाख है ना। तो मैंने इसको 6 बना दिए हैं। और ये कितना आ गया है? 8 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 2 लाख। तो 2 लाख आपके आ गए गुडविल का आंसर। किस प्रोसेस के द्वारा? ये आपके आया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट नहीं मानना है आपको। ये आए हैं आपके 4 पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा हमने इसे निकाल लिया है। क्लियर है? चलिए अब जो थर्ड पार्ट बच गया है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में बोला था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा भी हम इसे यहाँ पर गुडविल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो इनमें हम क्या करते हैं, जो भी सुपर प्रॉफिट है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, यही दिमाग में आपको रखने है ना। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना था? दैट इज 20,000। यहाँ पर 100/10 कर दें तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 लाख। तो इसका आंसर भी आपका आ गया 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो एक तरह से आपका ये 39 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। देख लीजिए आप एक बार, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10। तो ये हो गए आपके 20,000 मल्टीप्लाई 100/10, तो ये कितने आ गए? 2 लाख रुपीज। मैं फिर से बता दे रहा हूँ दैट ये 4th पार्ट है। तो 4th पार्ट में मैं सुपर प्रॉफिट से ये सॉल्व करना चाह रहा था थर्ड पार्ट, लेकिन गलती से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट को आप कट कर लें और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो आप इसे समझ गए होंगे, है ना। ये ऐसा मैंने पहले भी करा रखा है। फिर देखिए थर्ड पार्ट को मैंने सॉल्व कराया ये सुपर प्रॉफिट के द्वारा, तो जिसका आंसर भी 2 लाख आया। करते कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10 कर देंगे, रेसिप्रोकल इसमें भी कर देने। तो इस तरह से जो है गुडविल का चैप्टर जो है आपका एक तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए पार्टनरशिप चैप्टर भी आज ही हम स्टार्ट कर देते हैं। और पार्टनरशिप में एक तरह से जो फंडामेंटल वाला पार्ट है इसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका और भी बेसिस पार्ट करेंगे। जो भी बेसिक पार्ट है फंडामेंटल, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को आज पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आज हम पार्टनरशिप्स का थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसका थोड़ा बहुत थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए फंडामेंटल, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बताया गया है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, है ना। तो वो क्या एग्री होते हैं? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को वो शेयर करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये है कहने का कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो सभी के द्वारा होगा, या फिर कोई भी इसके लिए सहमत होगा। किसके लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, है ना। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई भी इसके लिए सहमत होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है किसी भी पर्सन्स के बीच में, और ये क्या करते हैं, एक तरह से सहमत हो जाते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ये सेक्शन 4 के अंतर्गत आते हैं, है ना। उसके बाद देखिए पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932। ये सब याद रखना है, ये सब MCQ के लिए बेस्ट है। तो जैसा कि आप लोग को MCQ पूछा जाता है तो आप लोग ये सब दिमाग में रखना। और आप लोग टेंशन ना ले, क्वेश्चन के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा वीडियो को एक तरह से MCQ के फॉर्मेट में भी लाने का। हर एक चैप्टर को मैं MCQ क्वेश्चंस भी लाऊंगा, जिससे कि आपका तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप में देखिए क्या क्या है। 2 और मोर पर्सन होना चाहिए सबसे पहली बात। तो 2 और मोर पर्सन में मिनिमम कितने पार्टनर्स होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्रीमेंट होते हैं।
तो एग्रीमेंट में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ऑरल भी होते हैं और रिटेन भी होते हैं, है ना, ऑरल भी होते हैं और रिटेन भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप के। तीसरा क्या है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, है ना, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए। फिर प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद तो यही है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। फिर बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एग्रीमेंट हो जाता है, पार्टनरशिप के बीच में ये एग्रीमेंट होते हैं, है ना। तो बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप का जो फर्म है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब जो भी ये सब चीज़ें हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह, उससे पहले पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है, जिसको हम डीड कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है ये समझ लें। पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर होते हैं, जिसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर आता है। तो पार्टनर का नाम एंड एड्रेस सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, है ना। और फिर एग्रीमेंट में क्या क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, मतलब किस टाइप का फर्म है, किस कंपनी का मतलब आप कह सकते हो उसका नाम क्या है। देखिए, फर्म और कंपनी में क्या अंतर है। फर्म एक छोटा सा हिस्सा है कंपनी का। आप कह सकते हैं कि फर्म मतलब एक तरह से छोटे से स्टोर या छोटे से दुकान की तरह हो गया। मतलब 2 या 3 पार्टनर या 10 पार्टनर मिल करके जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो एक तरह से फर्म कहलाता है। और कंपनी क्या हो गया, कंपनी एक बहुत बड़ी संस्था हो गई, है ना, जिसमें हज़ारों या लाखों वर्कर्स या पार्टनर्स सभी मिलकर काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंपनी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तीसरे में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस कहाँ पर स्थापित होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस कॉमेंस कब हुआ, कितना कैपिटल सभी ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये सभी पार्टनरशिप डीड में एक तरह से क्या हो जाते हैं, मेंशन हो जाते हैं। इंटरेस्ट कितना मिलेगा सभी पार्टनर को, ड्राइंग कितना मिलेगा। ड्राइंग कहने का मतलब यहाँ पर मिलेगा नहीं, मतलब पार्टनर से लिया जाएगा। मतलब ये एक तरह से क्या होता है कि जब कोई पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट लेता है तो यहाँ पर फर्म क्या करेगी, एक तरह से पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन किसको कितना मिलना होगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो एसेट का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये सभी मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप एक विशेष बात ध्यान दीजिए और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो विशेष बात आपको क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, मतलब वहाँ पर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउड ही नहीं होगा, पार्टनर्स को एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेंगे। फिर देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। तो ये सब मैं किस कंडीशन के आधार पर बोल रहा हूँ, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा, ये आपको ध्यान देना है ना। तो ये सब MCQ या छोटे छोटे वन वर्ड में ये सब बना के पूछ सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हैं यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, चाहे वो पार्टनरशिप डीड बने या ना बने। और रेम्यूनरेशन जैसे उसमें सैलरी आ जाते हैं, कमीशन आ जाते हैं। रेम्यूनरेशन जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, जिसमें सैलरीज, कमीशन, ये सब सारे पार्ट्स आ जाते हैं, है ना। तो ये अलाउड नहीं होते हैं, पार्टनर्स को अलाउड नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीड कंप्लीट नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं बना है, एब्सेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा इसका जितना भी और भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है मैं उसको बता दूँगा, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।